टॉपिक इज कैंसर। और कैंसर जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और कैंसर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट की बात कर लेते हैं। तो बेटा कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ सेल्स which will lead to formation of tumor is called कैंसर। तो यहां पे क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होगी। जिसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन आती है जहां पे एक लंप ऑफ टिश्यू एक साथ बन जाता है जिसे हम लोग ट्यूमर कह देते हैं। और ट्यूमर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी जो सेल्स हैं वो एक साथ लंप में प्रेजेंट है पर्टिकुलर लोकेशन पे। गॉट इट। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात हुई कि ये जो अनकंट्रोल और एबनॉर्मल जो सेल ग्रोथ हो रही है, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है, इसे हम लोग एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन जान लेते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो जब डिवाइड करती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी शो करती हैं जिसे कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। और ये जो कैंसरस सेल होती हैं ये अपनी उस प्रॉपर्टी को लूज कर देती हैं। क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन। यहां कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है कि आप अगर एक सेल की लेयर को फॉर्म करवाओ, तो ये सेल की लेयर जब फॉर्म हो गई तो ये सेल जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई साइड साइड से, तो अब ये क्या करेंगी, फर्दर ऊपर कोई लेयर फॉर्म नहीं करेंगी। उन्होंने एक लेयर बना ली तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के बाद जो दूसरी लेयर की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो ये तो होता है हमारी नॉर्मल सेल के अंदर, ये तो होगा हमारी नॉर्मल सेल में कि इसने क्या किया, ग्रोथ की और कांटेक्ट इनहिबिशन करने के कारण उन्होंने दूसरी लेयर यहां पे फॉर्म नहीं की। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्टिंगली जो कैंसरस सेल होती हैं, जो कैंसरस सेल होंगी वो क्या है, वो प्रॉपर्टी शो नहीं करती हमारी कांटेक्ट इनहिबिशन की। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती चली जाएंगी, ओवरलैप करती चली जाएंगी और एबनॉर्मली डिवाइड करती जाएंगी, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती चली जाएंगी। जिसकी वजह से आप सपोज करो कि भाई एक सेल जहां पे होनी चाहिए थी वहां लंप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, वहां पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो एक साथ एग्रीगेट हो जाता है, इसी चीज को लंप ऑफ सेल को क्या कह देते हैं हम लोग, ट्यूमर कह देते हैं। क्या कह देंगे, ट्यूमर कह देंगे। गॉट इट। अब पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि इसने कांटेक्ट इनहिबिशन को शो किया नॉर्मल सेल ने, और जो हमारी कैंसरस सेल थी उसने कांटेक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करा, जिसकी वजह से वो डिवाइड करती चली गई, डिवाइड करती चली गई। अब ये ऐसा क्या होता है सेल डिवीजन में जिसकी वजह से अनलिमिटेड डिवाइड करती है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जब भी कोई नॉर्मली सेल डिवाइड करती है, जब भी कोई नॉर्मल सेल डिवाइड करती है, चिंता मत करिएगा, सब लिखा दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या कैंसर है, क्या उसकी डेफिनेशन है, जो भी कुछ मैं बोलूंगा बस बशर्ते समझ लीजिए। भाई कोई एक सेल है वो डिवाइड करती है तो सबसे पहले क्या होता है कि वो G0 फेज में होती है, ठीक है। G0 फेज से वो हमारी G1 फेज में जाती है, फिर S फेज में जाती है, फिर G2 फेज में जाती है और फिर M फेज में जाती है, ठीक है। इसी तरीके से होता है कि G0 फेज से G1, G1 से S, S से G2 और फिर M फेज में। इस तरीके से हमारी सेल साइकिल होती है। तो जब ये जैसे सपोज करो ये तो G0 फेज में थी, अब आ गई है G1 फेज में, फिर ये आ गई हमारे S फेज में,
और उसके बाद आ गई ये G2 फेज में, और फिर हमारे M फेज में आ गई। ठीक है, फिर ये हमारे M फेज में आ गई। तो बेटा ये जब एक फेज से दूसरे फेज में जब ये ट्रांजिशन कर रही होती है, जैसे G1 फेज से जब S फेज में सेल आ रही होती है, तो यहां पे कुछ चेक पॉइंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेल साइकिल, उन्हें कहा जाता है सेल साइकिल चेक पॉइंट, सेल साइकिल चेक पॉइंट। ये सेल साइकिल चेक पॉइंट होते हैं कौन से, जिन्हें कहा जाता है साइक्लिन एंड सीडीके। दरअसल ये जीन ही है, ये जो साइक्लिन है और सीडीके है ये जीन है एक्चुअली, पर यहाँ पे इन्हें सेल साइकिल चेक पॉइंट कहा जाता है। गेट कीपर जीन्स भी इन्हें कह सकते हो आप, क्योंकि ये चेक कर रही हैं किस चीज को, कि भाई अगर G1 फेज के सारे इवेंट कंप्लीट हुए तो ही सेल आगे चल के S फेज में एंटर करेगी, या अगर यहाँ पे कोई भी इवेंट अगर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको ट्रांजिशन नहीं किया जाएगा S फेज में। तो यहाँ पे अलग अलग चेक पॉइंट है, जैसे G1 S के बीच में ट्रांजिशन एक चेक पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी चेक पॉइंट लगा हुआ है। S फेज से जब वो G2 फेज में जाएगा तो यहाँ पे भी चेक पॉइंट लगे हुए हैं। इन चेक पॉइंट्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे जो G1 S के बीच में चेक पॉइंट होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका साइक्लिन D एंड CDK 2 and 4 नाम है इसका। जब ये S फेज से G2 फेज में जारी होती है तो यहां होता है साइक्लिन E और CDK 2। ठीक है, साइक्लिन यहां पे 2 नहीं होगी, 4 और 6 होती है, 4,6D होता है। गॉट इट। तो ये यहां से दूसरे फेज में गया, यहां से दूसरे फेज में गया, तो ये क्या कर रहे हैं, इस चीज को एक तरीके से चेक पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ के इवेंट प्रॉपरली हो रहे हैं तभी आगे बढ़ेगा, यहां से पूरे इवेंट इसके प्रॉपरली हो गए तब ये G2 में जाएगा, फिर G2 के इवेंट पूरे हो जाएंगे तब वो M फेज में एंटर करेगी। अब क्या हो कि अगर इन्हीं चेक पॉइंट्स के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मतलब अगर यही चेक पॉइंट जो थे हमारे साइक्लिन और सीडीके का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, अगर इन्हीं फैक्टर के अंदर म्यूटेशन हो जाए या इनके अंदर ही एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो सेल क्या करेगी, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर देगी, और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने के बाद वो कैंसरस सेल में टर्न हो सकती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या कहा जाता है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स के तौर पे एक जीन होती है जिसका नाम है P53 जीन। एक बता रहा हूं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी होती है, बरका कहते हैं उसे, BRCA जीन। ठीक है, अब ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको कैंसर बायोलॉजी ढंग से समझा दे रहा हूं, रीजन समझ में आ जाएगा कि कैंसर किस तरीके से होता है। अब सपोज करो ये प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जैसे यूवी लाइट फिजिकल फैक्टर के तौर पे, केमिकल फैक्टर के तौर पे आप विनाइल क्लोराइड को कर लो, या आप बायोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे ऑन्कोजेनिक वायरस को कर लो। ये इस प्रोटो ऑन्कोजीन को कन्वर्ट कर दें किसमें, ऑन्कोजीन में, तो क्या होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन तो कर रही थी हमारे कैंसर को कंट्रोल, और अब क्या हुआ कि ये बन गई ऑन्कोजीन, तो ये अब कंट्रोल नहीं कर पाएगी और यहां पे बॉडी के अंदर कैंसर वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। और ये जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ,
ऐसे रीजन्स को कहा जाता है, इन्हीं फैक्टर्स को कहा जाता है कैंसर कॉजिंग जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्सिनोजेंस। क्या कहा जाएगा? कार्सिनोजेंस। तो क्या हुआ, ये प्रोटोऑन्कोजीन थी, ये कंट्रोल कर रही थी कैंसर कंडीशन ना बने हमारी बॉडी में। ये एक्सटर्नल फैक्टर आए, यूवी लाइट, इनमें से कोई भी हो सकता है, जिन्हें हम कार्सिनोजेन कहते हैं। और यूवी लाइट, विनाइल क्लोराइड या आपका ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे एप्स्टीन वायरस एप्स्टीन बार वायरस होता है, एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ये सारे ऑन्कोजेनिक वायरस हैं। ये भी हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को कॉज कर सकते हैं। ये आए और हमारी बॉडी में इस जीन के अंदर म्यूटेशन कर दे। म्यूटेशन आपको चैप्टर नंबर 5 में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। गॉट इट? तो ये इसके अंदर क्या कर दे, म्यूटेशन कर दे और इनको ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो ये ऑन्कोजीन्स कैंसर कॉजिंग जीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर कैंसर की स्थिति बन जाती है। अब मैंने शुरुआत जब की थी तो एक चीज का नाम लिया था। मैंने शुरुआत जब की थी, ये बात समझ में आ गई कि सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये इवेंट सही हुआ है तो इसमें जाए। और अगर सेल साइकिल चेक पॉइंट के अंदर ही एबनॉर्मलिटी आ जाए, यहां पे ही म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा? सेल एबनॉर्मल बिहेवियर करेगी, अनकंट्रोल ग्रोथ करना शुरू कर देगी, नहीं कर देगी? तो यही चीज होती है कैंसर के अंदर। इसकी अंदर की बात मैंने आपको यहां से समझा दी है, जेनेटिक लेवल पे जाके, ये जीन्स के लेवल पे जाके। बाकी इससे ज्यादा सिलेबस में नहीं है। गॉट इट? अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कैंसर होता है उसके अंदर एक कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं हम लोग ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर होता है ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। तो अब ट्यूमर की बात कर लेते हैं कि ट्यूमर्स क्या होंगे। देखिए, ये जो कंडीशन बनती है जिसे कहते हैं ट्यूमर, ये दो तरीके की हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है जिसे बिनाइन कहा जाता है, और दूसरी कंडीशन को कहा जाता है मैलिग्नेंट। जो बिनाइन कंडीशन होती है, ये बिनाइन कंडीशन लोकलाइज्ड होती है, ये कभी भी इन्वेड नहीं करेगी किसी अदर पार्ट में। और ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ये कभी भी स्प्रेड नहीं करते, सो दे नेवर स्प्रेड, दे नेवर स्प्रेड। ठीक है? आप सीधा सीधा देखिए, आपने देखा होगा लोगों के छोटी मोटी जो है नो लंप जैसे यहाँ पे माथे पे कुछ किसी पार्ट में छोटे पोट निकलते हैं, मस्से, तिल, ये भी एक छोटे छोटे टाइप के आपके बिनाइनी ट्यूमर टाइप है। गॉट इट? लेकिन ये क्या है, हार्मफुल नहीं है। मतलब ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, दीज आर नॉट हार्मफुल। क्यों हार्मफुल नहीं है? क्योंकि ये लोकलाइज्ड हैं, एक ही जगह पे रहेंगे। दूसरी बात, ये स्प्रेड नहीं कर रहे और किसी अदर ऑर्गन में जाके इन्वेड नहीं कर रहे। तो बिनाइन जो ट्यूमर का टाइप है वो आपका इट इज नॉट हार्मफुल, आपकी बॉडी को वो हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं मैलिग्नेंट टाइप की बात करूं तो भाई ये जो मैलिग्नेंट होता है ये इन्वेसिव होता है। ये क्या होता है? इनवेसिव होता है। ये क्या करेगा? ये अदर पार्ट के अंदर भी इन्वेड करने की कोशिश करेगा। मतलब ये चाहेगा कि अपने आप को स्प्रेड करे। क्या करेगा? स्प्रेड करेगा ये अपने आप को। जैसे एक जगह पे टिश्यूज में कैंसर बना हुआ था, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, तो ये क्या करेंगी, यहां से कुछ सेल्स निकल के जाएंगी ब्लड के थ्रू
और दूसरे पार्ट को जाके इन्फेक्ट करेंगी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जाके इन्फेक्ट करेंगी, और फिर वहां पे कैंसर बना दिया, फिर वहां से कुछ 3-4 सेल्स निकलेंगी कुछ, फिर ये अदर पार्ट में जाएंगी। तो इसी तरीके से ये हर पार्ट को अफेक्ट करती चली जाती हैं। एंड जो मैलिग्नेंट टाइप के कैंसर होते हैं, ये जो स्प्रेड करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, उसी चीज को कहा जाता है मेटास्टेसिस। क्या कहा जाएगा? मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस का मतलब क्या हो गया? स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल, स्प्रेडिंग ऑफ cancerous cell to other parts of the body, and it is shown, this activity is shown by malignant tumor। हमारे malignant tumor है जो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, अब क्या होता है कि हम लोगों ने ना कैंसर को कई तरीके से कैटेगराइज किया है। एक तो पार्ट के बेसिस पे कैटेगराइज कर रखा है। पार्ट के बेसिस पे ऐसे कर रखा है, जैसे किसी को लंग के अंदर कैंसर हो गया तो हम लंग कैंसर कह दिया, किसी को माउथ में हो गया ओरल कह दिया, किसी को आपके सर्विक्स वाले पार्ट में किसी के में हो गया तो उसे सर्वाइकल कैंसर कह दिया, ठीक है। किसी के लिवर में हो गया तो उसे लिवर कैंसर कह दिया, पैनक्रियाटिक कैंसर कह दिया, स्किन कैंसर कह दिया, ब्लड कैंसर कह दिया। लेकिन इनको कैंसरस सेल को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, और नाम दिए गए हैं बेस्ड अपॉन कि किस टिश्यू से वो अराइज्ड हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, एक तो मैंने बता दिया जिस पार्ट में हो गया उसका नाम दे दिया कि लिवर में हुआ तो लिवर कैंसर है भाई। तो ये तो एक लेमन लैंग्वेज है। अगर आप एक बायोलॉजी के पर्सन हो तो आप किस तरीके से कैटेगराइज करोगे कैंसर को, तो ध्यान से देखिएगा, ये सब लिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। देखिए भाई, समझना जरूरी है, लिखना तो सेकेंडरी काम है। समझ में आ गया तो नोट्स खुद ही बना लोगे आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अगर एपिथेलियल सेल के अंदर होता है तो उसे कहते हैं हम लोग कार्सिनोमा। क्या कहते हैं? कार्सिनोमा, अगर एपिथेलियल सेल्स के अंदर होगा। दूसरी कंडीशन होती है अगर वो कनेक्टिव टिश्यूज में होता है, अगर वो कनेक्टिव टिश्यूज में होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं सारकोमा, सारकोमा। तीसरी कंडीशन होती है अगर वो मिलेनोसाइट्स के अंदर होगा। मिलेनोसाइट्स क्या होते हैं? जहां पे हमारा मिलेनिन पिगमेंट फिल्ड रहता है स्किन वाले पार्ट में, गॉट इट। तो वो जो मिलेनोसाइट्स हो रही हैं उनके अंदर हो रहा है तो उसे कह देंगे मेलानोमा। क्या कह देंगे हम लोग? मेलानोमा। और अगर वो किसी लिम्फेटिक ऑर्गन में हो रहा है, लिम्फेटिक ऑर्गन में हो रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे क्या? लिम्फोमा। क्या कह देंगे? लिम्फोमा। और अगर वो ब्लड के अंदर होता है तो ब्लड कैंसर तो कहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ब्लड कैंसर ना बोल के आप लुकीमिया बोलोगे। क्या बोलोगे? लुकीमिया, गॉट इट। तो ये सारी कंडीशन होती हैं जो अलग अलग पार्ट से अराइज होंगी, और हमारी बॉडी के अंदर जिस भी टिश्यू से डिराइव होगा वहां पे उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। एपिथेलियल सेल में कार्सिनोमा, कनेक्टिव टिश्यू में सार्कोमा, मेलानोसाइट्स में मेलानोमा, लिम्फेटिक ऑर्गन में लिम्फोमा, और आपका ब्लड के अंदर ल्यूकीमिया। ये तो बहुत अभी मैंने बेसिक बात करी। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल में और क्या अंतर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि भाई अब क्या होगा। होता क्या है कि देखिए, मैंने एक तरफ लिख दे रहा हूं नॉर्मल सेल और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं
कैंसर सेल। तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने क्या लिखी, ये इन्वेजिव नहीं होते, दे विल नॉट इन्वेड अदर बॉडी पार्ट, अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करेंगे कैंसर सेल, दे विल इन्वेड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये हमारे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करते हैं, शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिशन मैंने इनिशियली आपको बताया था। और ये कभी भी शो नहीं करते, दे नेवर शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। उसके अलावा ये हमारे मेटास्टेसिस शो नहीं करते, तो दे विल नॉट शो मेटास्टेसिस। और ये शो करते हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। ये कुछ कॉमन पॉइंट थे हमारे। उसके अलावा बेटा एक दो चीजें और हैं कि ये जो है हमारी मैच्योर करने के बाद डिफरेंशिएट होती है, आफ्टर मैच्योरेशन दे विल डिफरेंशिएट, अलग टाइप की सेल्स बना लेती हैं। लेकिन ये जो सेल होती है कैंसर की, दे नेवर डिफरेंशिएट, वो एक ही टाइप की सेल्स बनाती रहेंगी, बार बार डिवाइड करेंगी, एक ही जैसी सेल बनाएंगी, दे नेवर डिफरेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप। उसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है इनके बीच में, वो देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करते हैं, मेटास्टेसिस करते हैं। अब मेटास्टेसिस के अंदर क्या होता है कि भाई सपोज करो ये नई जगह पहुंचे, ये नई जगह पहुंचे और इन्होंने डिवाइड करना शुरू करा, इन्होंने डिवाइड करना शुरू करा और बहुत सारी सेल्स वहां पे इकट्ठी हो गई। अब एक बात बताइए, सेल को डिवीजन करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये इन्होंने ये लेटर ऑन फॉर्म करी है, अगर ये हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फॉर्म करी होती तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स तो होती, ब्लड वेसल्स से इन्हें ब्लड की सप्लाई हो रही होती, और ब्लड की सप्लाई हो रही होती तो इनको ऑक्सीजन मिल रहा होता। अब क्या हुआ, ये बाद में फॉर्म करे तो यहाँ ब्लड वेसल्स तो होंगी, तो ये क्या करेंगे, मतलब एनर्जी कैसे बनाएंगी ये। तो आप एक चीज सुनिएगा कि जो कैंसरस सेल होती हैं, पहली बात तो ये 300 टाइम या 300 मोर टाइम ग्लाइकोलिसिस करती हैं। क्या करती हैं, ग्लाइकोलिसिस करती है। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो एनर्जी भी भैया कमी बनेगी, जब डिफेक्टेड प्रोसेस है वो। तो वहां पे दो एटीपी बनती है, ये क्या करती हैं, लगातार रिपीट कर करके ग्लाइकोलिसिस कर रही है, ग्लाइकोलिसिस कर रही है, दो एटीपी बना रही है और उससे अपना काम चला रही है। कौन सी, कैंसरस सेल। फिर ये सोचती है कि भाई कब तक ग्लाइकोलिसिस ही करा जाएगा, तो ये ब्लड वेसल फॉर्मेशन करना शुरू करती है और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंजियोजेनेसिस। तो ये क्या करती है, लेटर ऑन दे विल फॉर्म द ब्लड वेसल, दे विल फॉर्म द ब्लड वेसल टू गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो ये जो ब्लड वेसल्स इनके बीच में बननी शुरू होती है, इसी चीज को कहा जाता है एंजियोजेनेसिस। और यहां पे एंजियोजेनेसिस नहीं होगा, गॉट इट। और ये क्या हुई, जब इन्वेड नहीं कर रही तो ये क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है। क्या होती है, ये लोकलाइज्ड होती है। नॉर्मल सेल ये लोकलाइज्ड नहीं होती क्योंकि ये बॉडी के अदर पार्ट्स में जाके कैंसर बना रही होती हैं, ट्यूमर वाली कंडीशन ला रही होती हैं, और कैंसर वाली कंडीशन को स्प्रेड करने में इनका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। किसका, हमारी कैंसरस सेल का। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। और आपका बिनाइन और मैलिग्नेंट के अंदर भी अगर डिफरेंशिएट करें, बिनाइन और मैलिग्नेंट सेल के बीच में करें, तो
जो बिनाइन वाली है सेल्स, वो क्या है, वो भी नॉर्मल सेल जैसी हैं, वो भी क्या होती है, लोकलाइज्ड होंगी। बिनाइन वाली भी सेल्स क्या होंगी, मैं इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन वाली भी नॉर्मल सेल जैसी है, ये भी क्या करती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं। ये लोकलाइज नहीं होंगी। बिनाइन सेल्स क्या करती हैं, ये कभी भी मेटास्टेसिस शो नहीं करती, ये मेटास्टेसिस शो करेंगी। ये बॉडी के अदर बॉडी पार्ट्स में इन्वेजन नहीं करती, ये बॉडी के अदर पार्ट्स में जाके इन्वेजन करेंगी। दे विल इन्वेड अदर बॉडी पार्ट्स, गॉट इट। और ये हमारी इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि एक ही बॉडी पार्ट तक ये मतलब एक तरीके से कहूं लिमिटेड रहती है, और ये हार्मफुल होती हैं। these are not harmful, these are harmful because they will go and spread cancer to the different body part, got it। तो ये हमारा अभी मैं ट्रीटमेंट के ऊपर आऊंगा, अभी ट्रीटमेंट के ऊपर आऊंगा, तब बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट पे, अब आता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे कहा जाता है कार्सिनोजन, जिसे कहा जाता है कार्सिनोजन। तो जो ये कार्सिनोजन होते हैं, ये कार्सिनोजन होते क्या है, ये हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, जिन्हें हम लोग कार्सिनोजन कह रहे हैं। और ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट के तौर पे हमारी रेज होंगी। एक होते हैं केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, और एक होते हैं हमारे बायोलॉजिकल एजेंट। तो सबसे पहले मैं फिजिकल एजेंट की बात करता हूं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे, आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन से, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे, ये हमारे, और यूवी रे हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये सब हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अगर मैं केमिकल एजेंट की बात करूं तो इसमें बहुत सारे हैं हमारे केमिकल एजेंट के तौर पे, जैसे विनाइल क्लोराइड, उसके अलावा मस्टर्ड गैस लंग कैंसर करता है, ठीक है। उसके अलावा पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए बताता हूं। तो हमारे कौन से हो गए केमिकल एजेंट के तौर पे, विनाइल क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, निकोटीन, कैफीन, गॉट इट। तो आपने सुना होगा जो हिटलर था, वो हिटलर क्या करता था, गैस चेम्बर्स के अंदर बंद करके मारता था। तो गैस चेम्बर में मस्टर्ड गैस को छोड़ा करता था वो, ठीक है। इसे सल्फर मस्टर्ड कहा जाता है। इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। बाकी केमिकली ये सल्फर मस्टर्ड है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, और इसकी वजह से म्यूटेशन बहुत फास्ट रेट पे होगा, और म्यूटेशन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, उसकी लंग कैंसर वाली स्थिति बनने की चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो अदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी एक तरीके से कैंसरस एजेंट के तौर पे काम करते हैं।
नाउ नाउ अब यहां देखिए ध्यान से कि बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पे हमारे होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। क्या होते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। और ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, ये होते हैं जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसके अलावा एक होता है एप्स्टीन बार वायरस। उसके अलावा एक होता है आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HP हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, HSV। तो ये हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं इनके किस तरीके से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है उसकी बात कर लेता हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा या डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। देखिए जो कैंसरस सेल्स होती हैं, जो कैंसरस सेल होती है वो बेसिकली इंसान को इनिशियल स्टेज पे पता नहीं चलता, क्योंकि ये पेनफुल नहीं होता। जैसे किसी के यूरिन में डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड का, लेकिन वहां पे उसको कोई पेन फील नहीं होगा। ठीक है, पता चलता है कब? जब वो मेटास्टेसिस कर चुका होता है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वो पहुंच चुका होता है। तो उस कंडीशन पे पता चलना शुरू होता है जब बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाते। तो इनिशियली कोई साइन एंड सिम्टम आता नहीं है, तो पता चलता नहीं है इसके बारे में, पता चलता है हमारी लेटर स्टेजेस पे। तो लेकिन डायग्नोस कैसे किया जाए, इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए? तो अब मैं डायग्नोसिस की बात कर लेता हूं। तो यहां पे मैं बात करता हूं इसकी डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस किस तरीके से होगा वो भी देखिए। देखिए सबसे पहला मेथड होता है जिसे बायोप्सी कहा जाता है। ठीक है, बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जो भी कैंसर अफेक्टेड पार्ट है, वहां से एक छोटा सा पीस ऑफ या छोटा सा एक स्मीयर टिश्यू निकाल लिया जाता है। जैसे सपोज करो किसी को लंग कैंसर है, तो क्या करते हैं, एक कैथेटर की मदद से उसके पीछे वाले पोर्शन में यहां से कमर से उसको घुसाएंगे और उसके लंग में से एक छोटे से टिश्यू को पीस को बाहर निकाल लिया जाएगा कट करके। सिमिलरली जहां भी उनको लग रहा है, सस्पेक्टेड है कि कैंसर है, जैसे सर्विक्स वाले पार्ट में, वहां से एक छोटे से टिश्यू के हिस्से को निकाला जाता है और उस पीस ऑफ टिश्यू को क्या किया जाएगा, उसकी स्टडी की जाती है अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसके सेल के बिहेवियर को चेक किया जाता है। जैसे उसको ग्रोथ भी करवा के देखी जाएगी कि वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा। अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं शो कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो सस्पेक्टेड पर्सन पेशेंट है उसके अंदर कैंसर है, और अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो कर रहा है तो वो नॉर्मल है कंडीशन। गॉट इट? और उसके अलावा सेल के सरफेस के रिसेप्टर्स को देखा जाता है। जनरली क्या होता है, कैंसरस सेल अपने सेल के ऊपर से जितने भी रिसेप्टर होते हैं सबको हटा लेती है। तो वो माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो वहां पे इजीली आप डिटेक्ट कर पाओगे, आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि एक नॉर्मल सेल कौन सी होती है और एक एबनॉर्मल सेल कौन सी होती है। मतलब सेल की सरफेस को देख के आप बता सकते हो। और बेटा वो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी कई सालों की जो है इस चीज के ऊपर एक्सपर्टीज है, तो वो इजीली उस चीज के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आप भी कर सकते हो अगर आप एक वेल ट्रेन्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करने वाले पर्सन हो तो।
तो पहला हो गया, हम लोगों ने टिश्यू को लिया, टिश्यू के बिहेवियर को चेक कर लिया, सेल के बिहेवियर को चेक कर लिया, उसके सेल सर्फेस रिसेप्टर्स को चेक किया, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को चेक किया। अगर वो सब कैंसर के सपोर्ट में वो एविडेंसेस आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डायग्नोसिस जो है वो पॉजिटिव हुआ है और वहां पे उस पर्सन को, सस्पेक्टेड को, कैंसर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे एक्सरे की मदद से रेडियोग्राफी की जा सकती है, रेडियोग्राफी भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। उसके अलावा सीटी स्कैन किया जा सकता है। उसके अलावा डिफरेंट रीजन एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी एक टेक्निक है, इसके थ्रू भी पता किया जा सकता है अगर किसी के ब्रेन ट्यूमर बन रहा है तो इन सबको पता किया जा सकता है। उसके अलावा और कौन से मेथड है, हम लोग एंटीबॉडीज की मदद से भी पता कर सकते हैं। एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करेंगे कोई स्पेसिफिक कैंसरस सेल के अगेंस्ट, अगर वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एंटीजन वहां पे प्रेजेंट है तभी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अगर एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करने के बाद कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा और फ्री एंटीबॉडीज वहां पे घूम रही है तो हमें ये पता चलेगा उससे कि वहां पे कोई भी कैंसरस ऐसा एजेंट नहीं था जिससे हमारी एंटीबॉडी बाइंड करती। गॉट इट। उसके अलावा म्यूटेशंस को कैंसरस, मैंने आपको बताया था ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो वो जो कैंसर कॉजिंग जीन्स थी जो हमारी कौन थी, प्रोटो ऑन्कोजीन्स थी, ऑन्कोजीन्स थी, अगर उनके अंदर म्यूटेशन होता है, अगर उनके अंदर म्यूटेशन होता है तो उसको हम लोग, बहुत सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिसमें एक टेक्निक होती है जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है या पीसीआर कहा जाता है। तो ये जो पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर डीएनए बहुत छोटी अमाउंट में है उसको क्या कर दिया जाता है, एम्पलीफाई कर दिया जाता है। मतलब ये वो टेक्निक है जिसमें आप एक डीएनए, हम पढ़ेंगे इस टेक्निक को, बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें, पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम एक डीएनए की कॉपी से इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विट्रो कंडीशन में बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर सकते हैं। गॉट इट। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई सपोज करो म्यूटेशन हुआ है प्राइमरी लेवल पे, हमने उसको क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया डीएनए को, और एम्पलीफाई करने के बाद हमें पता नहीं चल जाएगा कि कैंसर कॉजिंग कोई जीन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। तो कुछ हमारी सर्टेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है जिनकी मदद से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने बायोप्सी बताया, उसके बाद रेडियोग्राफी एक्सरेज की मदद से किया जा सकता है, सीटी स्कैन एमआरआई किया जाएगा, एंटीबॉडीज इंजेक्ट करी जाएंगी, ये कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पे समझा जाएगा कि इसके अंदर कैंसर था तभी ये एंटीबॉडीज बाइंड करी किसी चीज से। और लास्ट है प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशंस को चेक किया जाएगा, कैंसर कॉजिंग जीन्स के अंदर म्यूटेशन को चेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक लाइक पीसीआर। तो ये डायग्नोसिस की बात हुई। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, कि ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और आपको एक एक चीज लास्ट में अपने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। गॉट इट। नाउ अब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं। तो ट्रीटमेंट भी बेटा इसके कई हैं, सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है जिसे हम लोग, आप बेसिक सर्जरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर कोई कैंसर बिनाइन है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि हम उसे वहां से कट करके बॉडी से रिमूव कर दें। और अगर इनिशियल स्टेज पे हमें मैलिग्नेंट कंडीशन भी पता चल रही है तो हम उसे क्या करें,
खत्म ही कर दे बॉडी से, तो वो मेटास्टेसिस करे ही ना। आ रही है बात समझ में? तो उस बॉडी को उस वहां पे लास्ट सेल तक, कैंसर की अगर एक लास्ट रूट भी रह गई, एक जड़ में एक सेल भी रह गई, तो वो फिर से कैंसर वाली स्थिति बना देगी, वो फिर से डिवाइड कर जाएगी। तो आपको क्या करना है, सर्जरी के अंदर फिजिकली वहां पे रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी की मदद से। उसके अलावा सर्जरी करने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। यहां पे कुछ लीथल रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशन से जो भी कैंसर अफेक्टेड एरिया है उसमें जो कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें रेडिएशंस की मदद से क्या किया जाएगा, उन्हें बर्न कर दिया जाएगा। वहां पे रेडिएशंस की मदद से उनके ऊपर रेडिएशन डाले जाएंगे और वो जो पार्ट है कैंसर वाला वो बर्न कर जाएगा। लेकिन ध्यान ये दिया जाएगा कि जो नॉन कैंसरस सेल्स हैं वो अफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है रेडिएशन थेरेपी। तीसरा जो तरीका है उसे कहते हैं हम लोग इम्यूनोथेरेपी, बाद में पढ़ेंगे। जो आजकल सबसे तकड़ा ट्रेंड है वो है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी जिसको आप लोग कीमो के नाम से जानते होंगे। आज आप कीमो के बारे में बहुत अच्छी और बढ़िया इंफॉर्मेशन पाओगे। आज तक तो आपने कीमो का केवल नाम सुना होगा, आज ये भी पढ़ोगे कि कीमो करेगी क्या हमारी बॉडी में। तो ये जो कीमोथेरेपी है, यहां पे बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है किसको, सेल साइकिल इनहिबिटर्स को, सेल साइकिल इनहिबिटर्स। तो नाम से पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, सेल साइकिल को बंद कर दे रहे हैं, सेल साइकिल को इनहिबिट कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं बेटा, क्योंकि आप ये बताओ, इन्होंने जो इंजेक्ट किया था ये जो कीमोथेरेपी के लिए सेल साइकिल इनहिबिटर्स को हमारी बॉडी में, भाई वो कैंसर सेल के लिए किया था कि कैंसर सेल डिवाइड ना करे। लेकिन हमारी बॉडी में तो डेली बेसिस पे कितनी सारी सेल्स हैं जो डिवाइड करती हैं। हमारी कुछ तो इम्यून सेल्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ ही कुछ डेज की है। आ रही बात समझ में? तो अब एक सोचो कि जो सेल्स, इम्यून सेल हमारी खत्म हो गई, वो नई कैसे बनेंगी? जब तक सेल साइकिल ना हो तब तक डिवीजन नहीं हो सकता उनका। तो इम्यून सेल्स हमारी इंक्रीज नहीं होंगी, ऑल्दो जो जो थी उनका, जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया वो खत्म होती चली जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो इनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है जिनको कीमो दिया जाता है। उसके अलावा जो हेयर सेल्स हैं वो भी तो डेली बेसिस पे डिवाइड करती हैं, तो वो भी डिवाइड करना बंद कर देंगी। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी पे एक भी हेयर नहीं बचेगा। इवन आईब्रो से लेके, सिर से लेके बॉडी के एनी टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ, वो सब इनहिबिट हो जाएगी। और वहां पे वो जो कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, एप्लासिया। एप्लासिया, जहां पे पूरी बॉडी के ऊपर पूरे जो बाल्डनेस आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हेयर ग्रोथ रुकेगी, इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी। गॉट इट? हमारे स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है वो भी डेली बेसिस पे रिप्लेनिश होती है, क्योंकि HCl उसे बर्न कर देता है। अब क्या होगा कि जब HCl उसे बर्न करेगा, रिप्लेनिश करने के लिए सेल डिवाइड तो करनी चाहिए, तभी तो रिप्लेनिश करेंगे भाई। कीमोथेरेपी डाल दी है, इंजेक्ट कर रखी है बॉडी में, तो वहां पे वो भी सेल डिवाइड नहीं करेंगी। उसके अलावा जो भी बॉडी की एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, आरबीसी से लेके WBC से लेके एपिथेलियल सेल से लेके हेयर सेल से लेके कोई भी सेल डिवाइड करना बंद कर देगी। तो वहां पे वो पर्सन बहुत वीक हो जाता है।
और कभी कभी मैं एक पर्सन से मिला हूं जिन पर्सन की क्या नाम है, जो स्पर्म डिवीजन की जो स्पर्मेटोसाइट्स थे वो डिवाइड करना बंद कर दिया। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस करती थी, सेल डिवीजन करके मियोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती थी, तो वहां पे क्या हुआ, उनके अंदर स्टेरिलिटी आ गई। मतलब जो उनकी जो जर्म सेल्स थी वो बननी बंद हो गई। तो वहां पे पर्सन स्टेराइल भी हो सकता है कीमो की वजह से। गॉट इट। तो ये तीसरा होता है कीमो। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो तीनों का कॉम्बिनेशन चलाया जाता है। आजकल जो ट्रेंड है वो क्या है, सर्जरी भी करेंगे, सर्जरी करने के बाद उसको रेडिएशन से वहां जो बची कुची सेल्स हैं उन्हें किल कर दिया जाएगा, रेडिएशन थेरेपी दे दी जाएगी, और साथ में कोई भी सेल डिवाइड ना करे कैंसरस इनकेस अगर बॉडी में है, और तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कीमो दे देते हैं, कीमोथेरेपी भी दे देते हैं। तो ये एक होता है। अब एक नया मेथड हमारा इन्वेंट हुआ है जिसे कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी को कैसे समझेंगे आप, तो वो समझिए। इम्यूनोथेरेपी, ये जो इम्यूनोथेरेपी थी इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बॉडी या जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स को इंजेक्ट करते हैं। क्या, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स को इंजेक्ट करते हैं। और इसके तौर पे क्या इंजेक्ट करते हैं हम लोग इंजेक्ट करते हैं इनके अंदर अल्फा इंटरफेरॉन्स को। किसको, अल्फा इंटरफेरॉन्स को। और ये जो अल्फा इंटरफेरॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। तो दे विल डू व्हाट, एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, और मदद करेंगी किस चीज में, टू किल द कैंसरस सेल्स। तो ये होता है इम्यूनोथेरेपी के अंदर। गॉट इट। तो ये 4 ट्रीटमेंट थे जो मैंने आपको बता दिए।